नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस पर। बहुत दिनों बाद क्लास लेकर आ रहा हूँ, इसके लिए पहले तो क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा उत्साहवर्धन होता है कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है और कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हमारी भी उम्मीद यही है, हमारी भी आशा, उम्मीद, मेहनत यही है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स में जिस तरह से हमारा उत्साहवर्धन करते हैं उसी तरह से अपनी समस्याएं भी वहाँ लिख सकते हैं। चूँकि वीडियो डिले होने में थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनने में, क्योंकि मैंने अभी न्यू डिवाइसेस परचेज़ की हैं जिससे कि आपको बेहतर साउंड क्वालिटी मिल सके, बेहतर समझ में आ सके। तो उन सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा सा डिवाइस कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी, कंफर्टेबल भी नहीं हो पा रही थी। और अब आपको बहुत बेहतर क्लासेस मिलेंगी। कुछ दिनों की और बात है, एंड ऑफ अगस्त महीने के अंत तक जाते जाते हम बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। फिर आपको डे टू डे क्लासेस मिलने वाली है। तो आज हम अपने इस वीडियो के लेक्चर की बात करते हैं। बच्चों, ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 29 है, ठीक है। अध्याय 5 आज हमारा समाप्त हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की क्लास है, आपको पता है। जो भी थंबनेल होगी, जो भी ऊपर का फ्रंट पोस्टर दिखेगा आपको, उस पर 29 नंबर लिखा हुआ दिखेगा। तो आप में कुछ बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि किसके बाद कौन सी क्लास पढ़ें, तो आप केवल इस नंबर को देख के चलिए। 25 के बाद 26 पढ़ना है, 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, इस तरह से आप पढ़ते रहिए। 2 प्ले लिस्ट हैं उसमें। पहला है हमारे इन क्लासेस का, जो बुक्स को हम पढ़ते हैं। दूसरा है हमारे प्रश्न उत्तर का, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होते हैं। तो अभी हम सितंबर या अक्टूबर में अपना ये सिलेबस समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, साइंस है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उनको फिर पढ़ा करेंगे। और जो भी इस विषय में समस्या आएंगी उनका हम समाधान करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और हमारी बस एक ही निवेदन रहता है क्लास प्रारंभ करने से पहले कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है, क्लास पढ़िए और शेयर कर दीजिए। कितना टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मिनट भी नहीं लगता। आप अपने व्हाट्सएप स्टडी जो ग्रुप्स बने होंगे दोस्तों के, उसमें भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप है, आप उस पर लिंक शेयर करिए। व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होंगे उनमें शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए आज हम पढ़ेंगे वायु वेग संकेत, यानी कि जो हमारे वायु है, जो हवा है, उसकी जो स्पीड है, उसके संकेत किस तरह से हम जो डायग्राम बनाते हैं, जो मानचित्र बनाते हैं। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मानचित्र पठन एवं अंकन पढ़ रहे हैं कि मानचित्र को हम किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से उस पर जो सिंबल हैं, प्रतीक चिन्ह है, उनको अंकित किया जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं वायु वेग संकेत, यानी कि जो हवा की स्पीड है उसके संकेतों को किस तरह से नोट किया जाता है। तो देखो बच्चों, वायु वेग मापक्रम का नियोजन, जो वायु वेग मापक्रम आया था वो 1805 में ब्रिटिश जल सेनाध्यक्ष थे बी फोर्ट, उन्होंने किया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ हो रहा है। यानी कि उस समय जो उन्होंने बनाया था उन संकेतों में कुछ परिवर्तन कर लिए गए हैं। भारतीय मौसम मानचित्रों पर भी फोर्ट वायु मापक्रम के विभिन्न वायुमापी का प्रयोग होता है। इन संकेतों के पिछले पंख से वेग और अगले सिरे से दिशा का बोध होता है। यानी कि जो भी हमारे संकेत बने होंगे, तो जो पिछले पंख बने हैं उनसे हम वेग को देखेंगे, स्पीड लिखा होगा, और अगले सिरे से हमको दिशा का ज्ञान होगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो, ये जो पंख होते हैं उनसे हमको डायरेक्शन पता चलती है, और ये जो इससे हमको स्पीड पता चलती है पंख के वेग से। कितना ये चिड़िया बनी है ना, चिड़िया नुमा, तो ये तो हमको दिशा बताती है हवा किस दिशा में जा रही है। और जो पंख की तरफ जो कुछ होगा तो स्पीड लिखी होगी, उससे हमको पंख से वेग का पता चलता है। देखिए मैं फिर बता देता हूँ
ये जो चिड़िया नुमा चीज़ बनी हुई है, डायग्राम बना हुआ है, इससे हमको डायरेक्शन पता चलती है। और जो पंख की जिसमें बात की जा रही है कि पंख से वेग, तो जो पंख है उससे हमको स्पीड पता चलती है। जैसे 5 नॉट, 10 नॉट, 15 नॉट, 50 नॉट। हवा की जो गति है उसको हम नॉट की एक इकाई होती है नॉट, और उसमें हम मेजर करते हैं। जैसे 1 नॉट होती है 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में हवा 1.85 किलोमीटर यानी कि लगभग 1.25 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी को तय कर सकती है 1 घंटे में। उस स्पीड को हम बोलेंगे 1 नॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पंखों को मिलाकर कोई भी वेग प्रकट किया जा सकता है। प्राय आधा पंख बदलने के साथ वायु गति में 5 नॉट का परिवर्तन होता है। जैसे पंख बदल गया, ये इतना था, फिर इतना था, इतना था, एक ये आधा, देखिए समझो, आधा पंख बदलने के साथ वायु गति में 5 नॉट का परिवर्तन हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है। पहले ये पंख था इतना, फिर देखिए इतना पंख जोड़ा है, आधा पंख 10 नॉट हो गया। इसमें ये बराबर लाइन है, लेकिन इसमें ये पंख एक जुड़ गया तो 15 नॉट हो गया। इस तरह से एक पंख जुड़ जाता है तो 5 नॉट प्रति घंटा, 5 नॉट की जो स्पीड है वो उसमें बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया कि 1 नॉट कितना होता है, लगभग 1.25 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी कि 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को हम 1 नॉट बोलते हैं। और 1 नॉट को हम 1 समुद्री मील के बराबर भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आ गए वायु मापन संकेत, यानी स्पीड को किस तरह से संकेतों में व्यक्त किया जाता है। अगर बीफोर्ड की बात करें, जो बीफोर्ड ने पहले 1805 जो हमने पढ़ा था, 1805 में जो इन्होंने बनाए थे नियम, उसी नियम को हमने अपने जो वायु मापन संकेत जो टेबल है प्रतीक चिन्हों की, उसमें भी उनको जगह दी गई है। जैसे बीफोर्ड संख्या 0 है तो वो 0 लिखते होंगे। वायु का नाम हो गया काम, यानी कि शांत। वायु कैसी, शांत, यानी बह नहीं रही है हवा, तो संकेत उसका कैसा होता है, ऐसा गोले में एक बिंदु, यानी शांत हवा है। तो देखो स्पीड 0 से 1 मील। धुआं कहीं होगा, जैसे हम कहीं आग जलाते हैं तो उसका धुआं सीधा ऊपर जाता है, सीधा, यानी कि कहीं कोई हवा नहीं चल रही है। ठीक है, दूसरा विस्फोट संख्या अगर 1 होती है तो लाइट एयर होती है, ललित वायु, यानी बहुत थोड़ी हवा चल रही है, तो उसकी यानी कि उसकी स्पीड कितनी होगी, 1 से 3 मील, यानी कि वही 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। तो 1 से 3 मील हवा होती है। इसका देखो सिंबल ऐसा है, ये तो एरो तो डायरेक्शन दिखाएगा, और एक पंख लगा हुआ है, ये हमारी स्पीड दिखाता है। अगर एक पंख बढ़ता है तो 5 नॉट की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। विस्फोट संख्या 2 होती है तो मंद समीर हवा चलती है, उसका प्रतीक चिन्ह ये होता है। 4 से 7 मील प्रति सेकंड हवा चलती है। तो इसमें क्या होता है कि शरीर पर वायु का प्रभाव हमको पता चलता है। पत्तियां पेड़ों की लड़खड़ाती हैं और वात सूचक यंत्र पर भी मालूम पड़ता है। अगर कोई हम हवा को मेजर करने वाला कोई यंत्र लगाएं तो वो भी इस स्पीड को मेजर कर सकता है। अब बात करते हैं हम धीर समीर की। तो विस्फोट संख्या नंबर 3 है धीर समीर का। ये हमारा सिंबल है, एरो बना है 2 और पंख बने हुए हैं। 8 से 12 देखिए धीर समीर विस्फोट संख्या 3 है। ये हमारा एरो चिन्ह बना हुआ है। 8 से 12 मील की हमारी स्पीड है। इसमें क्या होगा, टहनियाँ और पत्तियाँ सदा हिलती रहती हैं और झंडा धीरे धीरे लहराने लगता है। यानी कि जैसे ही हमारे विस्फोट संख्या बढ़ रही है और हमारी देखिए स्पीड भी बढ़ रही है, प्रतीक चिन्ह भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक एरो था, एक डंडी थी, एक एरो था 2 डंडियाँ हो गई, एक एरो 2 डंडी, देखिए डंडी फुल हो गई, यहाँ आधी डंडी है, यहाँ फुल डंडी हो गई। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस चिन्ह में समझिए आप, एक तो ये एरो बना है और एक डंडी है, और एक डंडी देखिए इतनी ही है, इससे छोटी है वाली, देखो इसमें दोनों डंडियाँ बराबर है, तो स्पीड भी बढ़ गई है। ठीक है, यानी देखिए 5 नॉट का परिवर्तन आया है। आधी डंडी बढ़ने से 5 नॉट का परिवर्तन आया है। अगर 8 की स्पीड थी तो 13 की हो गई, 12 की थी तो 18 की हो गई। हमने पहले पढ़ा है कि अगर एक पंख बढ़ता है तो 5 नॉट की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम देखें
विफोट संख्या 4 है तो अल्प बल समीर है, 13 से 18 है, धूल उड़ती है, पेड़ की छोटी छोटी शाखाएं भी हिलती हैं। अगर 5 विफोट नंबर है तो सबल समीर है, फ्रिस वृक्ष, एक एरो, 2 फुल डंडी, एक हाफ डंडी, 19 से 24 मील की स्पीड है। इसमें छोटे छोटे पेड़ हिलते हैं, अतः स्थलीय जल में तरंगें उठ जाती हैं। जो पानी जमा होता है, शांत पानी है, उसमें भी थोड़ा सा लहरें उठने लगती हैं और पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं हिलने लगती हैं। अब हम बात करें प्रबल समीर की, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, यानी तेज़ हवा चलने लगी, स्ट्रॉन्ग ब्रीज। इसमें एक एरो होता है, इस पर 3 डंडियाँ फुल रहती हैं। इसकी स्पीड होती है 25 से 31 मील। इसमें टेलीग्राफ के तारों में आवाज़ मालूम होती है और छाता लगाने में कठिनाई होती है, इनकी हवा बढ़ती जा रही है। अब विफोट संख्या 7 है तो सम संझावात है, हाई विंड है। इसमें देखिए एक एरो बना हुआ है, 3 बड़ी डंडियाँ, एक हाफ डंडी है, यानी कि 5 नॉट फिर बढ़ गए। देखिए 25 से 32 हो गई, 31 से 38 हो गई। सम संझावात हाई विंड में क्या होता है, पूरा पेड़ हिलता है और वायु के विरुद्ध चलने फिरने में रुकावट आती है, इनके वायु की विपरीत दिशा में हम नहीं चल सकते। 8 विफोट संख्या और बढ़ेंगे तो और स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये झंझा गेल होगा। ये देखिए इसमें दिशा बदल गई और 4 बड़ी डंडियाँ आ गई। 39 से 46 मील की स्पीड हो गई, पेड़ की टहनियाँ टूटने लगती हैं और चलना फिरना कठिन हो जाता है। अब 9 विफोट नंबर 9 आ गया, यानी कि बहुत स्पीड में हवा चल रही है। जिस तरह से विफोट संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि हवा की स्पीड, हवा की गति बढ़ती जाती है। देखिए एरो बना, इसमें प्रबल झंझा में एक एरो बना हुआ है, 4 फुल डंडियां हैं और एक हाफ डंडी है। स्पीड 47 से 54 मील की हो गई। इसमें क्या होगा, मील की चिमनियों को क्षति पहुंचती है, इमारतों को भी थोड़ी हानि होती है, यानी जो चिमनियाँ होती हैं वो टूटने लगती हैं, इमारतें जो ऊंची होती हैं वो भी ढहने लगती हैं। अब 10 विफोट नंबर की बात करें तो पूर्ण झंझा, गेल विंड, यानी एरो और 5 फुल डंडी, 55 से 63 मील की स्पीड की हवाएं चलती हैं। आप समझ सकते हैं, 55 से 63 मील, यानी कि 55 से 63 नॉट, यानी इसके दोगुना करेंगे नहीं, यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की हवाएं यहाँ चलने लगती हैं लगभग। इसमें क्या होगा, पेड़ उखड़ जाएंगे, इमारतों को गहरी क्षति पहुँचेगी। 11 विफोट नंबर झंझावात स्टॉर्म, यानी तूफान। इसमें देखिए एरो, 5 फुल डंडी, एक हाफ डंडी, 64 से 75 मील की हवाएं, मील प्रति घंटे की, व्यापक क्षति पहुंचाती है। और प्रभंजन ह्यूरिकेन, इसमें एरो और 6 फुल डंडियां, 75 से अधिक मील की स्पीड, 75 से अधिक मील प्रति घंटे की स्पीड और भयानक क्षति पहुंचती है। तो ये है इसका हिसाब किताब कि वायुमापन यंत्र का। अगर विदेशों में कहीं बोलें कि विफोट संख्या तो आदमी लिख देगा 3, समाचार वाले बोल सकते हैं। समाचार वाले कैसे बोलेंगे कि विफोट संख्या 2 के अनुसार हवाएं चलें, विफोट संख्या 12 के करीब करीब हवाएं चलें। हमारे हिंदुस्तान में जब समाचार आता है, कहीं पे तूफान आता है, तो हमारे हिंदुस्तान में स्पीड बताई जाती है कि आज 65-64 मील प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी, आज 75 मील प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी, या कोई किलोमीटर भी बता देता है। ठीक है, तो 1 मील बराबर हम पढ़ चुके हैं, 1 नॉट होता है, 1 नॉट बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। तो आप आराम से किलोमीटर की स्पीड बता सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। मेच्छादन संकेत, यानी कि जो बादल होते हैं उनके संकेतों की बात की गई है कि आकाश की दशा को बादल के प्रकार एवं मेच्छादन मेघ की मात्रा के द्वारा बताया जाता है। मेघ की छाया वृत्तों द्वारा प्रकट की जाती है। भारतीय मानचित्र में केवल निम्न मध्यम ऊंचाई के मेघ दिखाए जाते हैं। मेघ की मात्रा वृत्त के 8वें भाग को मापने पर प्रकट की जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो सर्कल है इस पे मापा जाता है। मात्रा 1/8, ये निम्न स्तर है, ये उच्च स्तर है। काम, यानी कि बहुत शांत हवा चल रही है। ये समुद्री जो तरंगे हैं उसके अकॉर्डिंग है, WCM काम, शांत है। स्मूथ, स्निग्ध, यानी कि स्मूथ, बड़ा स्मूथली हवा चल रही है। 1/4, 2/8 भी बोल सकते हैं। निम्न स्तर ये होता है स्लाइटली दुर्बल। ये आप समझ भी नहीं पाएंगे और एग्जाम में ये आता भी नहीं है। ठीक है, आप पढ़ लेना खुद से, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। हाँ, ये थोड़ा सिंबल देख सकते हैं, धुंध में ये सिंबल होता है, कोहरे का सिंबल होता है, फुहार का है,
ये हिम, ये दूरस्थ रजत प्रदीप्त का, ये कुहासे का है, ये छिछला कोहरा होगा, ये वर्षा का है, ये ओला का है, ये तड़े झंझा का है। ठीक है, अब देखिए समुद्र की दशा, तो मौसम मानचित्र में समुद्र की दशाओं का वर्णन भी किया जाता है। जैसे हम आगे पढ़ने वाले हैं एक मौसम मानचित्र। भविष्यवाणी मानचित्रों के आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। देखिए भविष्यवाणी क्या बोलते हैं, हम मानचित्र देखें कोई, उसके आधार पर हम मौसम की भविष्यवाणी कर दें कि हाँ कल पानी गिरने वाला है या बहुत तेज आंधी हवा चलने वाली है, तो ये हो जाती है भविष्यवाणी। अब भारतीय मानचित्र की हम व्याख्या देखें तो प्रस्तावना है इसमें, जो अगले जो प्रश्न आगे पढ़ने वाले हैं उसमें 16 अगस्त 2007 का सुबह 8:30 बजे का मौसम दशाओं का चित्रण करता है फिगर में, और भारत में वर्षा ऋतु का महीना है। ठीक है, अगस्त। तो अभी हम उस डायग्राम को अच्छे से समझने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। वायु दाब का वितरण दिया है, उसमें प्रथम क्षेत्र दिया है, उसमें 998 मिलीबार की समदाब रेखा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत पाकिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कश्मीर तक का भारतीय भाग सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र उसमें दिया गया है पूर्वी उड़ीसा से पश्चिम बंगाल का, यह 1000 मिलीबार की समदाब रेखा से घिरा हुआ है। और दक्षिण में वायुदाब क्रमशः बढ़ता गया है, दक्षिण में जैसे चलते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तीसरा है कि उच्च दाब का क्षेत्र श्रीलंका के दक्षिण में है, जो 1010 मिलीबार की समदाब रेखा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र का विस्तार पश्चिम से पूरब में है। यह एक विशाल उच्च दाब का क्षेत्र है इस मानचित्र में। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आगे डायग्राम देखेंगे एक, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तब तक वो डायग्राम समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। वायु दिशा और वायु वेग देख लेते हैं। मानचित्र के अधिकांश भाग में वायु का वेग 5 नॉट से अधिक है। पश्चिमी तट पर वायु वेग 10 नॉट के लगभग है। दक्षिण भारत में वायु पश्चिम से पूरब को चल रही है। भारत के कश्मीर राज्य में वायु की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर और मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूरब की ओर है। असम में वायु प्रवाह की दिशा पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। आकाश की दशा, वर्षा और मेघाच्छादन देखिए। भारत के पश्चिमी भाग में आकाश मेघाच्छादित है। बांग्लादेश, असम, अगरतला, मणिपुर, डिब्रूगढ़ मेघाच्छादित है। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी, बिहार में डाल्टेगंज, दरभंगा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, इंदौर का आकाश भी मेघ आच्छादित है। उत्तर पश्चिम में भारत में बादल कम है। समुद्री भागों में आकाश स्वच्छ है। भारत के अधिकांश भागों में आकाश मेघ आच्छादित है। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि अगस्त भरपूर वर्षा का माह है। भारतवर्ष के 2 क्षेत्रों में वर्षा अधिक है, पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र, असम और पूर्वोत्तर राज्य में। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, छोटा नागपुर में साधारण वर्षा है। उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा कम है। प्रमुख स्थानों में वर्षा की मात्रा अधिक है। देखो यहाँ बताते हैं, अब हम आपको इस डायग्राम की बात हो रही थी। देखो और छोटा करना पड़ेगा। देखो जो पहला क्षेत्र जो हमने बात की थी, प्रथम क्षेत्र 998 मिलीलीटर की मिलीबार की जो प्रेशर की बात हुई थी, वो ये है। ठीक है, ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र आ रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कश्मीर तक का भाग आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये यही रेखा है, ये वाली। जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये देखें वही रेखा है। उत्तर प्रदेश भी आ गया पश्चिमी। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र जो है उसमें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भाग है। ये वाली रेखा है, देखो ये वाली रेखा है, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। ये वाला क्षेत्र भी बोल सकते हैं। 1000 मिली लाइन है, तो ये क्या है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आ रहा है। अगली जो लाइन है 1010 वाली, जिसकी बात करें, ये वाली 1010 मिलीबार वाली। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, श्रीलंका है, जो श्रीलंका के दक्षिण भाग को कवर कर रही है। इसका विस्तार कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार हो रहा है। अगर हम हवा की बात करें तो जिसमें 5 नॉट से ज़्यादा हवाएं चल रही हैं। क्योंकि कैसे समझ रहे हैं आप, इस तरह से समझ सकते हैं कि जो एरो बना हुआ है, ये जो एरो देखो,
ये एरो बना, एरो एक डंडी खींचिए, एरो एक डंडी खींचिए, एरो एक डंडी खींचिए। तो ये क्या है, ये 10 नोट की हवा है। देखिए ये सिंगल है 5 नोट, ये सिंगल लाइन 5 नोट की है, सिंगल लाइन 5 नोट की है, ये सिंगल लाइन 5 नोट की है। ये जो सिंगल लाइन है और इसमें ऐसा निकला हुआ है हिस्सा, ये 10 नोट की हवा चल रही है यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम से पता चलता है। बादल का जो हमने डायग्राम सीखा, उस बादल के डायग्राम से पता चलता है कि हाँ कोई वर्षा नहीं है। ये जो लाइन है ना, ये सीधी सीधी लाइन, यहाँ कोई वर्षा नहीं है। ये जो तिरछी लाइन है इस गोले के अंदर, वहाँ पर वर्षा है। इस तरह से हम मानचित्र को समझ सकते हैं सिंबलों के आधार पर। और जो पूरा ब्लैक है, यहाँ पे भरपूर वर्षा है, पूरी तरह से वर्षा है। देखो जो पूरा ब्लैक है ना, वहाँ पूरी तरह से वर्षा है। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, ये देखिए ये संपूर्ण वर्षा दिखा रहा है। तो आप एक काम और करना कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो इस डायग्राम के साथ में अपनी बुक रखना, उस बुक से समझने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सिंबल में यहाँ कुछ बता देता हूँ। जैसे मैंने एरो वाला समझा दिया आपको, सिंगल लाइन है तो 5 नोट की हवा है, एक डंडी लग गई इसमें तो 10 नोट की हो गई, और एक डंडी फुल हो गई तो 15 नोट की हो गई, एक डंडी और लग गई। जैसे ये है, ये 5 नोट की है, एक डंडी लग गई 10 नोट की यार हो गई, स्पीड बता रहा हूँ। एक और लग गई तो 15 की हो गई, ये फुल हो गई तो 20 नोट की हो गई। इस तरह से स्पीड बढ़ती जाती है। ठीक है, और मौसम की भविष्यवाणी में यही बताते हैं कि संपूर्ण देश में वर्षा की प्रबल संभावना है। इस हिसाब से तो देख रहे हैं, क्योंकि काला स्पॉट बहुत ज़्यादा है, वर्षा बहुत ज़्यादा। देखो ये यहाँ पे बहुत वर्षा है, यहाँ पे बहुत वर्षा है, क्योंकि गोल सर्कल है ना, जो गोले दिख रहे हैं पूरे ब्लैक है यानी कि संपूर्ण वर्षा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वर्षा होने वाली है। तो इस मानचित्र को हमने खींच लिया, और इस मानचित्र को देख के हम बता सकते हैं कि देश में वर्षा बहुत होने वाली है। आप लोग भी बता सकते हैं, जहाँ ब्लैक गोले पूरे दिख रहे हैं वहाँ पे वर्षा बहुत तेज़ है। तो इस डायग्राम से हमको समझ में लगा कि वर्षा की प्रबल संभावना है। भारत के उत्तरी भाग में वर्षा के होने के आसार कम हैं। पश्चिमी तट पूर्वी भारत में घनघोर बादल छाए हैं, इससे भारी वर्षा की संभावना है। और उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत में अच्छी वर्षा की संभावना है। ठीक है, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर मौसम मानचित्र की व्याख्या की जा सकती है। इस तरह से हम समझ लेते हैं। अब देखिए एक नॉट, जिस नॉट की बात हो रही थी, वायु वेग नापने की इकाई एक नॉट 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। इसका अर्थ है कि वायु की गति 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आप इस डायग्राम को रखिए और बुक से जो भारतीय मौसम मानचित्र की व्याख्या है, इसको एक बार पढ़ के देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए स्पीड मैं बता चुका हूँ कि एक एरो बना है, ये तो स्पीड की वायु के बहने की दिशा को बताती है। उस पर जो डंडियाँ लगती हैं वो स्पीड को बताती है। एक डंडी लगना माने, एक ये लाइन बढ़ना माने 5 नॉट की स्पीड को बढ़ जाना। एक पंख लग जाना, पंख समझो, पंख लिखा हुआ है, एक पंख का लग जाना माने 5 नॉट की स्पीड का बढ़ जाना। और सर्कल बना हुआ है, सर्कल अगर पूरा ब्लैक है, सर्कल अगर पूरा ब्लैक है तो यहाँ पे बहुत वर्षा होने वाली है। ऐसा पूरा सर्कल ब्लैक है तो यहाँ बहुत वर्षा होने वाली है। दूसरा एक ये था कि जो लाइन थी, लाइन पे लिखा रहता है प्रेशर मिलीबार में, जैसे 800 मिलीबार यहाँ प्रेशर है, 1000 मिलीबार यहाँ इतना प्रेशर है। तो ये वायु दाब को प्रदर्शित करता है। वायु दाब जहाँ कम होगा वहाँ के लिए हवाएं उच्च वायु दाब से कम वायु दाब के लिए हवाएं चलेंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा अध्याय 5 समाप्त हुआ है। अध्याय 6 जो आएगा, अध्याय 6 आपका कौन सा है, प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। वो 30 नंबर वीडियो से वो क्लास स्टार्ट कर देंगे हम। छठवां ही पार्ट बचा है, फिर तो हमारा भूगोल समाप्त हो जाएगा। फिर हमारा इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ये चीज़ें आने वाली। ये जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नागरिक शास्त्र जीवन से संबंधित है, अर्थशास्त्र भी वर्तमान जीवन से संबंधित है, इतिहास थोड़ा
ऐतिहासिक चीज़ें हम पढ़ेंगे, कौन कहाँ कब राजा हुए, क्या क्या उनने काम किए, किसकी किससे लड़ाई हुई, किसके अच्छे काम थे, किसके अच्छे काम नहीं थे, किसके ज़्यादा अच्छे काम थे, उन सब के बारे में इतिहास में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक 6वां अध्याय और बचा है, प्राकृतिक आपदाएँ, उनको और कंप्लीट करेंगे। प्राकृतिक आपदाएँ किस तरह से आती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और उनका प्रबंधन, उनसे बचाव हमको किस तरह से करना चाहिए, जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी अध्याय है। उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, आप चिंता ना करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बताइए, और समझ में ना आए तो आप फिर बताइए। अभी अध्याय थोड़ा ऐसा था सिंबल वाला कि अब मैं आपको वीडियो लेक्चर ले रहा हूँ तो सिंबल दिख रहा है, फिर आपको थ्योरी नहीं दिखती, थ्योरी पढ़ता हूँ तो सिंबल नहीं दिखता है, तो आप इसको थोड़ा अपनी बुक से एक बार और देख लीजिएगा, देख सकें तो, अदरवाइज़ कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और एक बार मैं इसको और थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूँगा। समाज विज्ञान की सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप अच्छे से हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यूट्यूब पे खन्ना क्लासेस डालें और सर्च करें, सबको देखिएगा, फिर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।